जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अ, दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ कहेंगे? तमाम हमारे साथियों की बात आप सुन रहे हैं और साथ में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि वाराणसी को चुना गया है हिंदू राष्ट्र की राजधानी बनाने के लिए। पाटलिपुत्र को चुन लेते, कहीं और चुन लेते, लेकिन वाराणसी को चुनना, या इनका एक और एजेंडा अभी चल रहा है मथुरा का, वहाँ पहुँच जाते। लेकिन ये वाराणसी क्यों पहुँचे, ये नहीं समझ में आ रहा है दीपक जी। देखिए, वाराणसी पिछले कुछ समय से एक तरह से आप मानिए कि इनका नया राजनीतिक शक्तिपीठ के रूप में तैयार हुआ है, क्योंकि वहां का जो अधिपति है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। दिल्ली की पहचान जो है वो मुगलों और अंग्रेजों से है। फतेहपुर सीकरी नहीं कर सकते, कोलकाता नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे या तो अंग्रेजों की छाप है, चाहे राइटर्स बिल्डिंग से लेकर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके कार्यालयों से लेकर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर ये दिल्ली वगैरह कहीं पर कहें, अब ये नहीं पता, ये बात का मुद्दा है कि उनका सेंट्रल विस्टा किया, ये ये बाद में आगे देखने की बात है। लेकिन वाराणसी को इसलिए किया गया ताकि हिंदुओं की जो भावना है उसको सीधे सीधे अटैच किया जा सके हिंदू राष्ट्र की ओर। क्योंकि अगर दिल्ली करते, कोई और शहर करते, तो बड़ा हास्यास्पद उनके लिए होता। भाई, उनके भक्त लोग कहते हैं कि आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसकी कैपिटल जो है, उसकी जो राजधानी है, क्या आप दिल्ली रखेंगे जिसको मुगलों ने बनाया? तो ये तो खैर होने से रहा। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर अभी सभी वरिष्ठ साथियों ने बात की, इसको मैं एक अलग दृष्टि से भी देखता हूं राजीव जी, और आपकी इजाजत चाहता हूं कि इस बात को मैं सामने रखूं। अ, अभी 2016 में मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गया था, जहां अपने मित्र के पास ठहरा था। वहां मुझे फिलोसफी डिपार्टमेंट के दो लोग मिले। एक उसमें से क्रिश्चियन थे, मिस्टर जोनाथन शायद उनका नाम था, और उनकी पत्नी जो है वो बंगाली महिला है, श्रीमती भट्टाचार्य करके। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही। उन्होंने कहा, देखिए, लोकतंत्र जो होता है वो प्रेमिका की तरह होता है। आपको कभी खुश करके, कभी गिफ्ट देके, कभी डांट डपट करके उसको अपने साथ रखना पड़ता है, नियंत्रण में रखना पड़ता है, और बड़ा आपको सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं आपकी प्रेमिका नाराज तो नहीं हो रही है। तो लोकतंत्र जो है बड़ी नाजुक सी चीज है। अधिकार जो है, स्वतंत्रता जो है, ये बड़े नाजुक किस्म की चीजें हैं, इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। ये बात संयोग देखिए कि आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इसका उदाहरण कि आपको लोकतंत्र के प्रति कितनी सतर्कता चाहिए, ये कल हमने देखा ब्राजील की राजधानी सौ पाउलो में। वहां के एक लॉ कॉलेज में हजारों लोग जमा हुए और उन्होंने शपथ ली कि अगर चुनाव के बाद जो बोल्सोनारो जो है, अगर फैसले को नहीं मानते और अपने हाथ में शक्ति को रखने की कोशिश करेंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे। देखिए, ये सावधानी है कि अभी पता नहीं कि वहां का जो बोल्सोनारो जो है वो जीतेगा, हारेगा, और अगर हार गया तो क्या वो ट्रंप की तरह अपने हाथ में शक्ति रखने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, नहीं पता। लेकिन वहां के नागरिक इतने सतर्क हैं कि हम किसी के अपने अधिकार नहीं देंगे। अगर हमने उसे हराया है तो उसे परास्त होकर राष्ट्रपति भवन छोड़कर जाना पड़ेगा। अब हम इस चीज को धर्म संसद पे मैं आता हूं, इसको हम कभी हास्यास्पद कह रहे हैं, कभी हम इसको कह रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, कभी हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 1984 का पहला धर्म संसद देखें, जब दिल्ली में हुआ था और वो भी विज्ञान भवन में हुआ था, उस समय उन्होंने हिंदू राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की। 85 में उडुपी में दूसरा धर्म संसद हुआ, जिसमें 8 प्रस्ताव पारित किए गए थे। उस 8 प्रस्तावों में राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि, ये हिंदुओं को देने की बात कही गई, उन्होंने मांग की। तब भी हमने उसे बड़े लाइटली लिया, हमने कहा कि ये नहीं हो सकता। मुझे याद है 95-96 के समय की बात है शायद, भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन गोवा में हुआ था। आडवाणी जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आप धर्म राज्य की कल्पना करते हैं, धर्म राष्ट्र की, तो आडवाणी जी ने कहा था कि भारत जैसा देश कभी भी धर्म राष्ट्र नहीं हो सकता। थियो, थियो, थियोटिक जो राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन अब आप देखिए, आज हम जिस स्थिति में हैं, हमको इस बात की बड़ी गंभीरता से चर्चा करनी पड़ रही है। और खासकर पिछले 3 आप धर्म संसद को देखें तो ये बड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ है उस भावना का, और उन लोग बड़ी गहराई से, बड़ी सघनता के साथ अब पूरे एक सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अब ये स्थिति है कि हमें सावधान होने की जरूरत है और सभी लोगों को इसके खिलाफ खड़ा रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा देश है जहां पर एक नया राष्ट्र बनाने की कल्पना की जा रही है,
बाकायदे एक संविधान के पैरेलल दूसरा संविधान खड़ा किया जा रहा है और हम सब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो या ना हो, लेकिन इसके कितने दूरगामी परिणाम पड़ेंगे ये हमको देखना होगा। बहुत सारे हमारे आप कहते हैं कि आप ईसाइयों को वोटिंग राइट नहीं देंगे, आप मुसलमानों को वोटिंग राइट नहीं देंगे, तो क्या इस देश में क्या करने के लिए वो रहेंगे? क्या सिर्फ इसलिए रहेंगे कि व्यापार करें? क्या इसलिए रहेंगे कि वो आपको आपका फूड सप्लाई करें, आपका मेहनत मशक्कत का काम करें? वोटिंग राइट नहीं देना ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको संज्ञान में न केवल भारत सरकार को लेना चाहिए था, भारत सरकार नहीं लेगी, हमें भी पता है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है उसके इशारे पर हो रहा है। अभी आप देखिए एक जेनोसाइड वॉच नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्टैंटन नाम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा भारत में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हैं और वातावरण बनाया जा रहा है, हमें पूरा डर है कि यहाँ रवांडा दोहराया जा सकता है। आपको याद होगा रवांडा 1994-95 में जब 100 दिनों के अंदर अंदर लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे। तो इस गंभीर स्थिति पे हम पहुंच गए हैं और ये जितने धर्म संसद अभी पिछले 3-4 आप देखिए, चाहे जिसमें कालीचरण वाला किस्सा हुआ हो या 20 करोड़ मुसलमानों को मारने की बात हुई हो, ये इतनी गंभीर बात है कि इसका असर न अब चाहे धर्म राष्ट्र बने या न बने, हिंदू राष्ट्र बने या न बने, आप हिंदू राष्ट्र का नक्शा बनाकर आप आसपास के सारे देशों को चैलेंज कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या वे चुप रहेंगे? आप दूसरे देशों की संप्रभुता को तो चुनौती दे ही दे रहे हैं, भारत के अंदर पूरा का पूरा एक गृह युद्ध का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं तो बहुत गहनता से अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि उसको खुद ही इसको सुओ मोटो लेना चाहिए था और नोटिस जारी करनी चाहिए। ये वो सारे लोग हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसले लिए हैं कि आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी है, इसको गहराई से लेना चाहिए। अब मैं इस बात को राजीव जी बहुत गंभीरता से ले रहा हूं और हमें लगता है कि इसके खिलाफ खड़े होने की सबको जरूरत है, वरना देश को बिखरने में, टूटने में चाहे समय लगे न लगे, होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ का वातावरण, सामाजिक तनाव जो है इस गहराई तक जाएगा कि शायद हमारा सारा का सारा विकास रुक जाएगा। ये बहुत गंभीर बात है और इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राजीव जी। जी जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सही सवाल, यहाँ वाजिब सवाल खड़ा कर रहे हैं हमारे साथी दीपक पाचपोर जी, और कह रहे हैं कि ये क्या आपको भी लगता है कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हो रही है और एक नया गैंग तैयार हो गया? आप गैंग जैसे वर्ड यूज करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अब जब आप टुकड़े टुकड़े गैंग तैयार कर देते हो तो ये भी तो एक वैसे ही टुकड़े टुकड़ा गैंग ही तो है प्रेम कुमार जी, जो कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि आप धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, धर्म के नाम पर सीधा कह रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को हम ये अधिकार नहीं देंगे। आप एक काल्पनिक तौर पे, या कहें तो जो भी, हम तो उसे एक काल्पनिक तौर पे ही मानेंगे, काल्पनिक तौर